हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी बुक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9वीं के एक निबंध स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इस निबंध को पढ़ने से पहले सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि इस निबंध में क्या बताया गया है। इस निबंध के रचनाकार जो हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इस रचना में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने उन विशेष लोगों जो स्त्री शिक्षा का विरोध करते हैं उनका ज़ोरदार खंडन किया है। उन्होंने कहा है कि प्राचीन भारत में भी स्त्री को शिक्षा दिया जाता रहा है। कुछ विदुषी महिलाएं अर्थात जो विद्वान महिला होती है उन्हें विदुषी कहते हैं, जैसे गार्गी, अत्रि पत्नी, विश्वरा, मंडन मिश्र, इन सभी का उदाहरण देते हुए लेखक ने हमें यह बताया है कि पुराने ज़माने प्राचीन भारत से ही स्त्रियों को शिक्षा दी जाती रही है और आज के इस युग में स्त्री शिक्षा की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। शिक्षा कभी व्यर्थ नहीं जाती है। निबंधकार जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं हमसे कहते हैं, अगर हम स्त्री शिक्षा के लिए कुछ कार्य नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उनका अवरोध भी नहीं करना चाहिए, उसका विरोध भी नहीं करना चाहिए। इस तरह हम देखते हैं कि यह जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जो निबंध है वह उन लोगों के मुंह पर ज़ोरदार तमाचा है जो स्त्री शिक्षा का विरोध करते हैं। तो चलिए अब पंक्तियों के माध्यम से हम निबंध को समझते हुए चलते हैं। पूरे निबंध को शिद्दत से देखिए। आज से पहले आपको इतना आसान शब्दों में कहीं भी नहीं पढ़ाया गया, ऐसा हम वादा करते हैं। और जितना भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर रहेगा हम उसको अंडरलाइन करेंगे, आप उसको देखते हुए चलिएगा। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। बड़े शौक की बात है, आजकल भी ऐसे लोग विद्यमान हैं जो स्त्रियों को पढ़ाना उनके और गृह सुख के नाश का कारण समझते हैं। निबंधकार कहते हैं कि यह हमारे लिए बहुत ही शौक करने की बात है कि आजकल भी ऐसे लोग विद्यमान हैं, मौजूद हैं जो स्त्रियों को पढ़ाना उनके जो गृह मतलब घर होता है, घर का जो सुख होता है उसके नाश का कारण समझते हैं। अर्थात वे समझते हैं कि स्त्रियां पढ़ लिख लेंगी तो इससे घर का सर्वनाश हो जाएगा। और लोग भी ऐसे वैसे नहीं हैं। और निबंधकार कहते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कि लोग ऐसे वैसे नहीं हैं, मामूली लोग नहीं है, वे सुशिक्षित लोग, ऐसे लोग जिन्होंने बड़े बड़े स्कूलों और शायद कॉलेजों में भी शिक्षा पाई है। और ये लोग कोई अनपढ़ नहीं है, ये लोग पढ़े लिखे लोग हैं जो इसका विरोध करते, स्त्री शिक्षा का विरोध करते हैं, जो धर्मशास्त्र और संस्कृत के ग्रंथ साहित्य से परिचय रखते हैं। और कुछ तो धर्मशास्त्र में जो ज्ञाता है, धर्मशास्त्र के जो ज्ञाता है, संस्कृत से के ग्रंथ से जो परिचित है, वे लोग भी इसका विरोध करते हैं स्त्री शिक्षा का। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कैसे कैसे लोग स्त्री शिक्षा का विरोध करते हैं। तो सुशिक्षित लोग, धर्मशास्त्र का ज्ञान रखने वाले और संस्कृत का ज्ञान रखने वाले लोग, और जिनका पेशा कुशिक्षितों को शिक्षित करना है, और जिनका पेशा क्या है, कुशिक्षित अर्थात जो शिक्षित नहीं है उनको भी सुशिक्षित करना है, ऐसे लोग स्त्री शिक्षा का विरोध करते हैं। कुमार्गगामियों को सुमार्गगामी अर्थात जो बुरे रास्ते पर चलते हैं, कुमार्गगामी अर्थात बुरे रास्ते पर चलने वाला, सुमार्गगामी अर्थात उन्हें अच्छे रास्ते पर चलाना अर्थात मार्गदर्शक भी हैं और बनाना, और अधार्मिक को धर्मत्व समझाना अर्थात कुछ धार्मिक गुरु भी हैं, वे भी इसका विरोध करते हैं। उनकी दलील सुनिए। तो हमने यहाँ पर देखा कि किस तरह से स्त्री शिक्षा का विरोध किया जाता है। और ये कोई अनपढ़ लोग नहीं है, मामूली लोग नहीं है, ये अच्छे खासे पढ़े लोग हैं और बहुत अपने पद पर उच्च सम्मानित लोग हैं जो स्त्री शिक्षा का विरोध करते हैं। देखिए इनकी दलीलें सुन लीजिए। यहाँ पर 3 दलीलें इनके द्वारा दी गई हैं। पुराने संस्कृत कवियों के नाटकों में कुलीन स्त्रियों से अपढ़ों की भाषा में बात कराई गई है। इनकी दलीलें, ये क्या क्या दलीलें देते हैं कि नहीं स्त्री उस समय पढ़ी लिखी नहीं थी, अपढ़ थी, इसकी क्या क्या दलीलें लोग देते हैं, हम लोग सुनते हैं। कि पुराने संस्कृत कवियों के नाटकों में कुलीन स्त्रियों से अपढ़ों की भाषा में बात कराई गई है। इससे प्रमाणित होता है कि इस देश में स्त्रियों को पढ़ाने की चाल न थी। यदि होती तो इतिहास पुराण आदि में उनको पढ़ाने की नियमबद्ध प्रणाली जरूर लिखी मिलती। ये कहते हैं कि जो पुराने संस्कृत में जो कवियों ने नाटक लिखे हैं उसमें अच्छे कुलीन जो स्त्रियां थी उनसे अपढ़ों की भाषा में बात कराई गई है अर्थात अनपढ़ की भाषा में बात कराई गई है। इससे यही प्रमाणित होता है कि उस समय भारत में स्त्रियों को पढ़ाने की प्रथा प्रचलित नहीं थी। अगर होती तो इतिहास में, पुराण में इन सभी का नियमबद्ध प्रणाली जरूर मिलता। आगे दूसरी दलीलें इनके क्या है
स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होता है। ये दूसरी दलीलें कौन सी रखते हैं कि स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होता है। इनकी दूसरी दलील तो काफ़ी आश्चर्यजनक है। ये कहते हैं कि स्त्रियों को अगर पढ़ा लेंगे तो अनर्थ हो जाएगा। शकुंतला इतना कम पढ़ी थी। आगे हम आपको बताएंगे शकुंतला के बारे में। थोड़ी देर के बाद हम आपको बहुत ही अच्छे से इनमें जिन 4-5 महिलाओं के बारे में बात किया गया है उनके बारे में हम अच्छे से आपको समझाएंगे और यह पूरा निबंध आपको बहुत ही हल्के से समझा देंगे। आपसे हम वादा करते हैं, आप सिर्फ पूरी शिद्दत से आप इसको देखिए। शकुंतला इतना कम पढ़ी थी कि गवारों की भाषा में मुश्किल से एक छोटा सा श्लोक वह लिख सकी थी। इस पर भी वह इस इतनी कम शिक्षा से भी अनर्थ कर डाला। शकुंतला ने जो कटु वाक्य दुष्यंत को कहे वह इस पढ़ाई का ही दुष्परिणाम था। जो शकुंतला है वह दुष्यंत की पत्नी थी। ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण जो दुष्यंत है शकुंतला को भूल गए थे। जब शकुंतला ने दुष्यंत से कहा कि उनकी कोख में दुष्यंत की संतान पल रही है, तब वह इसे स्वीकार नहीं करते हैं और इसी क्रोध में आकर शकुंतला जो अपने पति है दुष्यंत उनको कटु वाक्य कहती है। और इसी पर जो इस तरह के जो शिक्षित लोग हैं वे दलीलें अपनी देते हैं कि शकुंतला कम पढ़ी लिखी थी, इसीलिए अपने पति दुष्यंत को उसने कटु वचन कहे थे और इसका ही वह दलील देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहते हैं शकुंतला ने जो कटु वाक्य दुष्यंत को कहते वह इसी पढ़ाई का दुष्परिणाम था। वो पढ़ लिख गई इसीलिए उसने यह दुष्परिणाम करने का साहस उठाया था। आगे तीसरी दलील, जिस भाषा में शकुंतला ने श्लोक रचा था वह अपढ़ों की भाषा थी। और ये भी दलील देते हैं कि उसने जिस भाषा में श्लोक रचा था वह अपढ़ों की भाषा थी। अतएव नागरिकों की भाषा की बात तो दूर रही, अपढ़ गवारों की भी भाषा पढ़ाना स्त्रियों को बर्बाद करना है। ये कहते हैं उन्हें स्त्रियों को अच्छी शिक्षा दूर, अच्छी भाषा का ज्ञान तो दूर, उन्हें अपढ़ की भाषा भी पढ़ाना यह तो स्त्रियों को बर्बाद करने के समान है। तो यह 3 तरह के जो दलीलें हैं, ये जो अच्छे खासे जो सभ्य समाज के लोग हैं ये अपनी दलीलें स्त्री शिक्षा के विरोध में रखते हैं। इस तरह की दलीलों का सबसे अधिक प्रभावशाली उत्तर उपेक्षा ही है। तथापि हम 2-4 बातें लिख देते हैं। नाटकों में स्त्रियों का प्राकृतिक बोलना उनके अपढ़ होने का प्रमाण नहीं। नाटकों में स्त्रियों को कौन सी भाषा बुलवाई जाती थी? प्राकृतिक भाषा। और प्राकृतिक भाषा को ये लोग किस भाषा का दर्जा देते हैं? अपढ़ होने का प्रमाण देते हैं इसे। अधिक से अधिक इतना ही कहा जा सकता है कि वे संस्कृत न बोल सकती थी। संस्कृत न बोल सकना न पढ़ने होने का सबूत और गवार होने का नहीं है। यहाँ पर निबंधकार महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि संस्कृत न बोल सकना न अपढ़ होने का सबूत है और न गवार होने का। अगर हम आपसे यूँ कहें कि आपको अंग्रेजी भाषा नहीं आती है, इसका अर्थ हम ये नहीं निकाल सकते हैं कि आप अनपढ़ है और आप गंवार है। अगर आपको अपनी अंग्रेजी भाषा नहीं आती है लेकिन आप जिस क्षेत्र में रहते, आप जिस राष्ट्र में, आप जिस देश में रहते, आपको उसकी भाषा ज़रूर आनी चाहिए। और पढ़ने लिखने का तात्पर्य यह नहीं है कि पढ़ लिख करके आपने नौकरी पा ली तो आप एक सभ्य आदमी कहलाएंगे, सभ्य व्यक्ति कहलाएंगे और अच्छे सामाजिक व्यक्ति कहलाएंगे। सामाजिक व्यक्ति वही हो सकता है जो समाज का कल्याण करे। वह पढ़े लिखे भी हो सकते हैं और अनपढ़ भी हो सकते हैं। तो सिर्फ किसी भाषा के आधार पर हम किसी को अनपढ़ और पढ़ा लिखा हम नहीं कह सकते हैं। अच्छा, तो उत्तरारामचरित्र में ऋषियों की वेदांतवादिनी पत्नियां कौन सी भाषा बोलती थी? उनकी संस्कृति का कोई सबूत क्या कोई गंवारी संस्कृत थी? उनकी संस्कृत क्या कोई गंवारी संस्कृत थी? भवभूति और कालिदास आदि के नाटक जिस जमाने के हैं उस जमाने में शिक्षितों का समस्त समुदाय संस्कृत ही बोलता था। इसका प्रमाण पहले कोई दे ले, तब प्राकृत बोलने वाली स्त्रियों को अपढ़ बताने का साहस करे। निबंधकार अपना पक्ष रखते हुए कहते हैं कि उत्तरारामचरित्र में ऋषियों की वेदांतवादिनी पत्नियां कौन सी भाषा बोलती थी? उनकी संस्कृत क्या कोई गंवारी संस्कृत थी? अर्थात कहते हैं कि उस समय जो ऋषियों की वेदांतवादिनी पत्नियां थी वे अच्छी खासी संस्कृत बोलती थी। क्या वह गंवारी संस्कृत थी? भवभूति और कालिदास के आदि के नाटक जिस जमाने के हैं उस जमाने में शिक्षितों का समस्त समुदाय संस्कृत बोला करता था। अर्थात जो पुरुष स्त्री सभी तरह के जो जितने भी समस्त समुदाय में लोग रहते थे वे सभी कौन सी भाषा बोलते थे? संस्कृत कहते थे। लेखक अपना पक्ष रखते हुए कहते हैं कि इन सब का प्रमाण पहले कोई दे ले, तब प्राकृत बोलने वाले स्त्रियों को अपढ़ बताने का साहस करे। इसका क्या सबूत कि उस जमाने में बोलचाल की भाषा प्रकृति न थी?
सबूत तो प्रकृति के चलन से ही मिलते हैं। प्रकृति यदि उस समय की प्रचलित भाषा न होती तो बौद्धों तथा जैनों के हजार ग्रंथ उसमें क्यों लिखे जाते? लेखक जो है, निबंधकार हैं, अपना पक्ष रखते हुए कहते हैं कि जो उस समय की भाषा थी वह प्राकृतिक भाषा ही थी। तो किसी वर्तमान जो किसी समय के जो भाषा थी, और उसी भाषा में तो वो जितने भी जो लेख लिखे जाएंगे, जितनी भी रचनाएं होंगी, तो वो तो उसी भाषा में होंगी, यह तो स्वाभाविक है। तो यही निबंधकार कहते हैं कि अगर उस समय की भाषा प्राकृतिक थी तो प्राकृत भाषा में ही संपूर्ण जो रचनाएं हैं वह भी लिखी गई होंगी। तो यही कहते हैं कि सबूत तो प्राकृतिक के चलन से ही मिलते हैं। प्राकृतिक यदि उस समय की भाषा न होती, प्रचलित भाषा, तो बौद्धों तथा जैनों के हजार ग्रंथ उसमें क्यों लिखे जाते? लेखक अपना पक्ष रखते हुए कहते हैं कि अपना तर्क रखते हुए कहते हैं कि बौद्ध तथा जैन के हजार ग्रंथ इसी भाषा में लिखे गए हैं। कौन भाषा में? प्राकृत भाषा में। और भगवान शाक्य मुनि तथा उनके चेले प्राकृत में ही क्यों धर्म उपदेश देते थे? और अपना पक्ष रखते हुए ये भी कहते हैं कि भगवान शाक्य मुनि तथा उनके चेले प्राकृत में ही अपना धर्म उपदेश देते थे। उस समय कौन भाषा में? बौद्ध तथा जैन के जो हजारों ग्रंथ है किस भाषा में लिखे गए थे? प्राकृत भाषा में। ठीक है। बौद्धों के त्रिपिटक ग्रंथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका एग्जाम में, समझ लीजिए ये क्वेश्चन निश्चित रूप से 100% है कि आएगा ही आएगा। ठीक है। बौद्धों के त्रिपिटक ग्रंथ, बौद्धों का जो पवित्र ग्रंथ है वो कौन सा है? त्रिपिटक। जिस तरह से हिंदुओं में श्रीमद् भागवत गीता है, उसी तरह से बौद्ध का क्या है? त्रिपिटक ग्रंथ है। इसकी रचना प्राकृत में किए जाने का एकमात्र कारण यही है कि उस जमाने में प्राकृतिक ही सर्वसाधारण की भाषा थी। जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं निबंधकार, वे अपना तर्क देते हुए कहते हैं कि जो बौद्ध धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है त्रिपिटक, वह भी किस भाषा में लिखा गया है? वह भी प्राकृत भाषा में लिखा गया। और इसका एकमात्र कारण क्या देते हैं? यही कारण है कि उस जमाने में प्राकृतिक ही सर्वसाधारण की भाषा थी। आप इस तरह से उदाहरण स्वरूप समझ सकते हैं कि अभी आप जिस विषय को पढ़ रहे हैं वह हिंदी भाषा में है, तो आपको यह समझना पड़ेगा कि यह हिंदी भाषा इसलिए क्योंकि इस समय की प्रचलित भाषा हिंदी है। तो यह जो लेख हम पढ़ रहे हैं वह हिंदी भाषा में पढ़ रहे हैं, यह तो स्वाभाविक है। तो वही निबंधकार कहते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कि बौद्ध के जो पवित्र ग्रंथ है त्रिपिटक, वह भी प्राकृत में लिखे गए। इसका एकमात्र कारण यही है कि उस समय जो सामान्य बोलचाल की भाषा थी वह क्या थी? प्राकृत थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अतएव प्राकृतिक बोलना और लिखना अपढ़ और शिक्षित होने का चिन्ह नहीं है। जिन पंडितों ने गाथा सप्तशती, सेतुबंध महाकाव्य और कुमार पालचरित आदि ग्रंथ प्राकृत में बनाए, यदि अपढ़ और गंवार थे तो हिंदी के प्रसिद्ध से प्रसिद्ध अखबार का संपादक इस जमाने में अपढ़ और गंवार कहा जा सकता है। जो निबंधकार है अपना तर्क देते हुए कहते हैं कि बड़े बड़े जो पंडित थे, गाथा सप्तशती, सेतुबंध महाकाव्य और कुमार पालचरित आदि ग्रंथ प्राकृत में बनाए गए हैं। अगर उस समय के इसे हम अगर प्राकृतिक भाषा को अनपढ़ समझते हैं, अगर उस समय के जो ये सारे लेख हुए थे, तो इस समय के जो मौजूदा हैं प्रसिद्ध से प्रसिद्ध अखबार के संपादक इस जमाने में अपढ़ और गंवार कहे जाएंगे। क्यों ना? यह भी तो स्वाभाविक है, क्योंकि आपने उस समय की प्रचलित भाषा प्राकृतिक को अपढ़ कहा है, तो इस समय की भी जो भाषा यह भी क्या हो जाएगी? अपढ़ ही हो जाएगी। तो इनको क्यों हम कह सकते हैं? क्योंकि वह अपने ज़माने की प्रचलित भाषा में ही अखबार लिखते हैं, इसलिए इनको भी हम क्या कह सकते हैं? अनपढ़ ही कह सकते हैं भाई। अगर हम हिंदी भाषा में यह विषय को पढ़ रहे हैं हिंदी में, तो यह भी क्या है? एक तरह से अपढ़ों की भाषा है। तो यही लेखक अपना तर्क देते हुए हमें कहते हैं। हिंदी, बंगला आदि भाषाएं आजकल की प्राकृत है। सौरसेनी, मागधी, महाराष्ट्री और पाली आदि भाषाएं उस जमाने की थी। जिस तरह से आज की हिंदी, बंगला भाषाएं आजकल की प्राकृति है, उस समय की कौन कौन सी भाषा प्राकृति थी? सौरसेनी, मागधी, महाराष्ट्री और पाली भाषाएं। ठीक है। प्राकृति पढ़कर भी उस जमाने में लोग उसी तरह सभ्य, शिक्षित और पंडित हो सकते हैं। फिर प्राकृत बोलना अपढ़ होने का सबूत, यह बात कैसे मानी जा सकती है? जिस समय आचार्यों ने नाट्य शास्त्र संबंधी नियम बनाए थे, उस समय सर्वसाधारण की भाषा संस्कृत न थी। चुने हुए लोग ही संस्कृत बोलते या बोल सकते थे। इसी से उन्होंने उनकी भाषा संस्कृत और दूसरे लोगों तथा स्त्रियों की भाषा प्राकृत रखने का नियम कर दिया।
जिस समय जो आचार्य जन हैं वे नाट्य शास्त्र संबंधी नियम बनाते थे, उस समय तो संस्कृत भाषा न थी, लेकिन चुने हुए लोग संस्कृत चूँकि बोलते थे, इसलिए उनकी भाषा को संस्कृत कर दिया गया और दूसरे लोग जो स्त्री हैं और जो दूसरे लोग हैं उनकी भाषा को प्राकृत रखने का नियम कर दिया गया। पुराने ज़माने में स्त्रियों के लिए कोई विश्वविद्यालय न था, फिर नियमबद्ध प्रणाली का उल्लेख आदि पुराणों में न मिले तो क्या आश्चर्य। लेखक कहते हैं कि पुराने ज़माने में स्त्रियों के लिए कोई विश्वविद्यालय नहीं था, फिर नियमबद्ध प्रणाली का उल्लेख पुराणों में न मिले तो इसका हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए, और उल्लेख कहीं उसका कहीं रहा हो पर नष्ट हो गया हो। पुराने ज़माने में विमान उड़ते थे, बताइए उन विमानों की विद्या सिखाने वाला कोई शास्त्र है क्या? बड़े बड़े जहाज़ों पर सवार होकर लोग द्वीपांतर को जाते थे, मतलब एक द्वीप से दूसरे द्वीप जाते थे। दिखाइए जहाज़ बनाने की नियमबद्ध प्रणाली के दर्शक ग्रंथ है क्या? पुराण विद में विमान और जहाज़ों द्वारा की गई यात्राओं के हवाला देकर उनका अस्तित्व तो हम बड़े गर्व से स्वीकार करते हैं, परंतु पुराने ग्रंथों में अनेक प्रगल्भ अर्थात होता है चतुर पंडिताओं के नाम उल्लेख देखकर भी कुछ लोग भारत की तत्कालीन स्त्रियों को मूर्ख और अपड़ और गवार बताते हैं। इस तर्क शास्त्रज्ञता और इस न्यायशीलता की बलिहारी वेदों को प्रायः सभी हिंदू ईश्वर कृत मानते हैं। किसको मानते हैं? वेदों को। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ईश्वर तो वेदों मंत्रों की रचना अथवा उनका दर्शन विश्वरा आदि स्त्रियों से करावे और हम उन्हें ककहारा पढ़ाना भी समझें। जो वेद हैं, वेदों को प्रायः सभी हिंदू ईश्वर कृत मानते हैं, अर्थात ईश्वर के द्वारा लिखी हुई रचना मानते हैं, और इसका अनुसंधान जो है वह किसके द्वारा कराया गया था? विश्वरा। किसके द्वारा कराया गया था? विश्वरा। विश्वरा कौन थी? एक विदुषी थी। विदुषी अर्थात होता है पढ़े लिखे पंडित विद्वान। ठीक है, जिस तरह से जो पढ़े लिखे पुरुष होते हैं उन्हें हम विद्वान कहते हैं, उसी तरह से महिला में हम क्या कहते हैं? पंडितों को विदुषी कहते हैं। ठीक है, तो वेदों पर अनुसंधान करने वाली महान एक विदुषी थी। विश्वरा कौन थी? वेदों पर अनुसंधान करने वाली महान विदुषी थी। ईश्वर के द्वारा जो रचित है वेद, उसका भी अनुसंधान ईश्वर ने किससे कराया था? विश्वरा से कराया था। तो हम कैसे कह सकते हैं कि उस समय में जो स्त्रियाँ थी अनपढ़ थी? तो उसी का हवाला देकर के जो अभी के जो शिक्षित सामाजिक जो सभ्य लोग हैं, उसी का हवाला देकर कहते हैं कि उस समय भी स्त्रियाँ अनपढ़ थी, तो आज भी स्त्री शिक्षा का कोई भी महत्व नहीं है। इसका जो निबंधकार है पुरजोर खंडन करते हैं। शीला और विद्या आदि कौन थी? वे स्त्री थी या नहीं? तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, शीला और विद्या कौन थी? तो वे विदुषी थी, अर्थात विद्वान स्त्री थी। वे स्त्री थी या नहीं? बड़े बड़े पुरुष कवियों से आदृत हुई है या नहीं? षाण्डधर पद्धति में उनकी कविता के नमूने हैं या नहीं? बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक के अंतर्गत थेरी गाथा में जिन सैकड़ों स्त्रियों की पद्य रचना उद्धृत है, क्या वे अनपढ़ थी? जिस भारत में कुमारिकाओं को चित्र बनाने, नाचने, गाने, बजाने, फूल चुनने, हार गूंथने, पैर मलने तक की कला सीखने की आज्ञा थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उस समय के जो स्त्रियां थी उनको कौन कौन सी छूट दी जाती थी? चित्र बनाने की, नाचने की, गाने बजाने, फूल चुनने, हार गूंथने, पैर मलने तक की कला। तो कौन कौन सी कला में वो निपुण थी? तो इन सभी कलाओं में वह निपुण थी और इसकी सीखने की आज्ञा उस समय थी प्राचीन भारत में। उनको पढ़ने लिखने की आज्ञा न थी। जो निबंधकार हैं वे अपना तर्क देते हुए उन समस्त कुतर्क रखने वाले पढ़े लिखे जो सभ्य समाज के लोग हैं उनसे कहते हैं कि अगर स्त्रियों को इतनी छूट थी, चित्र बनाना, नाचना, गाना, बजाना, फूल चुनना, हार गूंथना, पैर मलना, अगर ये सभी कलाएं स्त्रियां सीख सकती थी, क्या वह पढ़ लिख नहीं सकती थी उस समय? ये कौन सा तर्क है? कौन विज्ञ अर्थात समझदार ऐसी बात मुख से निकालेगा? कौन समझदार आदमी ऐसा बात निकालेगा? यह तो एक तरह से अनपढ़ हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। अब हम स्पष्ट रूप से ये कह सकते हैं कि अनपढ़ कौन है? अनपढ़ स्त्रियां हैं या अनपढ़ ऐसे पढ़े लिखे जो सभ्य लोग हैं वो अनपढ़ है? और कोई निकालेगा भी तो मानेगा कौन? और ऐसे बातें जब लोग कहेंगे तो इसको मानने वाला कौन होगा कि अगर स्त्रियों को इतनी छूट थी तो क्या वे पढ़ने लिखने की छूट उनको नहीं रही होगी? आगे, अत्रि की पत्नी कौन थी? सती अनुसुईया थी। कौन थी? सती अनुसुईया। अत्रि की पत्नी धर्म पर व्याख्यान देते समय घंटों पांडित्य प्रकट करे, गार्गी बड़े बड़े ब्रह्मवादियों को हरा दे।
गार्गी कौन थी? वेदों और शास्त्रों का ज्ञान रखने वाली थी, ठीक है ना। गार्गी कौन थी? वेदों में उन्हें महारत हासिल थी, वेद और शास्त्रों में, ठीक है। गार्गी बड़े बड़े ब्रह्मवादियों को हरा दे। मंडन मिश्र की सहधर्मचारिणी अर्थात उनकी पत्नी कौन थी? उनकी पत्नी भारती थी। वे भी शास्त्र का अच्छा खासा वे भी शास्त्रार्थ में वे ज्ञाता थी। वे शंकराचार्य के छक्के छुड़ा दे। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, शंकराचार्य के छक्के किसने छुड़ा दिए थे? मंडन मिश्र की पत्नी भारती ने, ठीक है। गजब, इससे अधिक भयंकर बात और क्या हो सकेगी। यह सब पापी पढ़ने का अपराध है। न वे पढ़ती, न वे पूजनीय पुरुषों का मुकाबला करती। यह सारा दुराचार स्त्रियों को पढ़ाने का ही कुफल है, समझे। स्त्रियों के लिए पढ़ना कालकूट और पुरुष के लिए पीयूष का कूट। इस तरह से जो निबंधकार है व्यंग के रूप में चोट करते हुए कहते हैं कि स्त्रियों का पढ़ाना क्या विष के समान है और पुरुषों के लिए अमृत के समान है। एक सिक्के के दो पहलू, ये हम अक्सर हमें देखने को मिलते ही हैं। तो इस तरह से जो सभ्य समाज के लोग कहते हैं कि हाँ, अगर पुरुष पढ़ेगा तो यह अमृत का घूंट है और स्त्रियां पढ़ लेंगी तो यह विष के घूंट के समान है। ऐसी ही दलीलों और दृष्टांतों का आधार पर कुछ लोग स्त्रियों को अपड़ रखकर भारतवर्ष का गर्व बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन वास्तव में भारतवर्ष का गौरव तभी बढ़ेगा जब पुरुष और स्त्री समान रूप से भारत को, अपने देश को उन्नति करने में सहयोगिता प्रदान करेंगे। मान लीजिए कि पुराने ज़माने में भारत की एक भी स्त्री पढ़ी लिखी न थी, न सही उस समय स्त्रियों को पढ़ाने की ज़रूरत न समझी गई हो, पर अब तो है, अतः पढ़ाना चाहिए। तो निबंधकार कहते हैं अच्छा चलिए ठीक है, सारी बातें आपकी मान ली जाती है, जितने भी आप तर्क दे रहे हैं कि प्राचीन भारत में स्त्रियाँ पढ़ी लिखी नहीं थी, मान लिया जाता है। चलिए आप ही सही हैं कि स्त्रियाँ उस समय पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन क्या अब के ज़माने में स्त्रियों को पढ़ाने लिखाने की ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है? ज़रूर है, अतः पढ़ाना चाहिए। हमने सैकड़ों पुराने नियमों, आदेशों और प्रणालियों को तोड़ दिया है या नहीं? तो चलिए स्त्रियों को अपड़ रखने की इस पुरानी चाल को भी तोड़ दे। हमारी प्रार्थना तो यह है कि स्त्री शिक्षा के विपक्षियों को क्षण भर के लिए इस कल्पना को अपने मन में स्थान न देना चाहिए कि पुराने ज़माने में यहाँ की सारी स्त्रियाँ अपड़ थीं अथवा उन्हें पढ़ने की आज्ञा न थी। जो लोग पुराणों में पढ़ी लिखी स्त्रियों का हवाला मांगते हैं और उन्हें श्रीमद् भागवत दसम स्कंद के उत्तरार्ध का 53वां अध्याय पढ़ना चाहिए। जो निबंधकार हमें कहते हैं कि ऐसे लोग जो स्त्री शिक्षा का विरोध करते हैं उनको क्षण भर के लिए यह कल्पना अपने मन में, इस कल्पना का स्थान भी नहीं देना चाहिए। और पुराने ज़मानों में स्त्रियां अनपढ़ थी इसकी बात भी नहीं करनी चाहिए। जो लोग इसका हवाला मांगते हैं उन्हें श्रीमद् भागवत और दसम स्कंद के उत्तरार्ध का 53वां अध्याय पढ़ना चाहिए। उसमें रुक्मणी हरण की कथा है। रुक्मणी ने जो एक लंबा चौड़ा पत्र एकांत में लिखकर एक ब्राह्मण के हाथ श्री कृष्ण को भेजा था, तो प्राकृत में न था। निबंधकार आगे अपना तर्क देते हुए यह कहते हैं कि अगर आप समझते हैं कि उस समय की जो स्त्रियां थी वे अनपढ़ थी, तो आप जरा उदाहरण ले लीजिए रुक्मणी का। जब रुक्मणी हरण की कथा होती है तो रुक्मणी ने जो एक लंबा चौड़ा पत्र एकांत में लिखा था और ब्राह्मण के हाथ से श्री कृष्ण को भेजा था, वो प्राकृत भाषा में नहीं थी। उसमें प्राकृत में होने का उल्लेख भागवत में तो नहीं है। उसमें रुक्मणी ने जो पांडित्य दिखाया वह उसके अपढ़ और अल्पज्ञ होने अथवा गवारपन का सूचक नहीं है। पुराने ढंग के पक्के सनातन धर्मावलंबियों की दृष्टि में तो नाटकों की अपेक्षा भागवत का बहुत ही अधिक महत्व होना चाहिए। इस दशा में यदि उनमें से कोई यह कहे कि सभी प्राककालीन स्त्रियां अपढ़ होती थी, अर्थात पहले की जो स्त्रियां थी अपढ़ होती थी, उसकी बात पर विश्वास करने की ज़रूरत नहीं। भागवत की बात यदि पुराणकार या कवि की कल्पना मानी जाए तो नाटकों की बात उससे भी बीती समझी जानी चाहिए। स्त्रियों का किया हुआ अनर्थ यदि पढ़ाने का परिणाम है तो पुरुषों का किया हुआ अनर्थ भी उनकी विद्या और शिक्षा का ही परिणाम समझना चाहिए। लेखक उन तमाम लोगों के कुतर्कों को खंडित करते हुए कहते हैं कि अच्छा, स्त्रियों को अगर पढ़ाने से अनर्थ होता है और यह जो अनर्थ होता है यह पढ़ाने का ही स्त्रियों का परिणाम है, तो जो पुरुष है वे पढ़ लिख करके कौन सा अर्थ का कार्य कर रहे हैं, वे भी अनर्थ के समान ही है। और पुरुषों का किया हुआ अनर्थ भी उनकी विद्या और शिक्षा का ही परिणाम समझा जाना चाहिए।
जो निबंधकार है उदाहरण स्वरूप कहते हैं कि बम के गोले फेंकना, नर हत्या करना, डाके डालना, चोरियां करना, घूस लेना, ये सभी पढ़े लिखने का ही परिणाम हो सके तो सारे स्कूल, कॉलेज और पाठशालाएं बंद हो जानी चाहिए। निबंधकार व्यंग्य स्वरूप कहते हैं कि जो पुरुष है वे भी तो पढ़ लिख करके सर्वनाश ही कर रहे हैं, अर्थ का अनर्थ ही कर रहे हैं। बम के गोले बनाना पढ़ लिख कर ही कर रहे हैं, नर हत्या करना, साजिशें रचना, डाके डालना, चोरियां करना, घूस लेना, पढ़े लिखे लोग ही घूस लेते हैं, तो ये सब पढ़ने लिखने का ही परिणाम है। तो अगर पढ़ने लिखने से अनर्थ होता है तो पुरुषों के लिए भी जितने कॉलेज है, स्कूल है और पाठशाला है सभी क्या हो जाने चाहिए, बंद होने चाहिए। परंतु विपक्षपितों, बात व्यथितों और ग्रहगस्तों के सिवा ऐसी दलीलें पेश करने वाले बहुत ही कम मिलेंगे। शकुंतला ने दुष्यंत को कटु वाक्य कहकर कौन सी आत्म अस्वाभाविकता दिखाई? क्या वह कहती कि आर्यपुत्र शाबाश, बड़ा अच्छा काम किया जो मेरे साथ गांधर्व विवाह करके मुकर गए। नीति, न्याय, सदाचार और धर्म की आप प्रत्यक्ष मूर्ति है। पत्नी पर घोर से घोर अत्याचार करके जो उससे ऐसी आशा रखते हैं वे मनुष्य स्वभाव का किंचित भी ज्ञान नहीं रखते। सीता से अधिक साध्वी स्त्री नहीं सुनी गई। जिस कवि ने शकुंतला नाटक में अपमानित हुई शकुंतला से दुष्यंत के विषय में दुर्वाक्य कहाया है, उसी ने प्रत्यक्त होने पर सीता से रामचंद्र के विषय में क्या कहाया है, सुनिए। लक्ष्मण, जरा उस राजा से कह देना, मैंने तो तुम्हारी आंख के सामने ही आग में कूदकर अपनी विशुद्धता साबित कर दी थी। इस पर भी लोगों के मुंह से निकला मिथ्यावाद सुनकर ही तुमने मुझे छोड़ दिया। जो सीता माता थी लक्ष्मण से कहती है कि अपने प्रभु श्री राम से कह देना, उस राजा से कह देना कि तुम्हारी आंखों के सामने ही मैंने कूदकर अपनी विशुद्धता अर्थात शुद्धता अपनी जो है मैंने साबित कर दी थी। लेकिन तुमने जो प्रभु श्री राम है वो दूसरों के लोगों की बातें सुनकर सीता को अपवित्र समझते हैं और उन्हें एक अपने पवित्र होने का परिमाण देने को कहते हैं और उन्हें जलती हुई आग में कूदने को कहते हैं। तो सीता इस पर भी राजी हो जाती है और अपनी पवित्रता का परिचय देती है और उसमें सफल हो जाती है, परंतु फिर भी प्रभु श्री राम सीता जी को स्वीकार नहीं करते। इस पर जो सीता माता है प्रभु श्री राम को कटु वाक्य कहती है। इस पर जो निबंधकार कहते हैं कि यह तो स्वाभाविक होना ही था, क्योंकि जो प्रभु श्री राम है उन्होंने दूसरों की बातों में आकर सीता माता को त्याग दिया था। तो क्या यह तुम्हारे कुल पुरुष के अनुरूप है अथवा क्या यह तुम्हारी विद्वता या महत्ता को शोभा देने वाली है? सीता का यह संदेश कटु नहीं तो क्या मीठा है? राजा मात्र कहकर उनके पास अपना संदेश भेजा। यह उक्ति न किसी गवार स्त्री की किंतु ब्रह्मज्ञानी राजा जनक की लड़की और मनवादी महर्षियों के धर्मशास्त्र का ज्ञान रखने वाली रानी की है। सीता की धर्मशास्त्रज्ञता का यह प्रमाण वही आगे चलकर कुछ ही दूर पर कवि ने दिया है। सीता परित्याग के कारण वाल्मीकि के समान शांत, नीतिज्ञ और क्षमाशील तपस्वी तक ने अस्त्येव मन्यु भ्रत्र ताग्रजे में कहकर रामचंद्र पर क्रोध प्रकट किया। अतएव शकुंतला की तरह अपने परित्याग को अन्याय समझने वाली सीता का रामचंद्र के विषय में कटु वाक्य कहना सर्वथा स्वाभाविक है। यह न पढ़ने लिखने का परिणाम है और न गंवारपन का और न अकुलीनता का। अर्थात जिस तरह से प्रभु श्री राम दूसरे के कहने पर आकर सीता माता को अपवित्र समझकर त्याग देते हैं, उसी के स्वरूप उसी का परिणाम है जब सीता माता प्रभु श्री राम को कटु वाक्य कहती है। तो इससे सीता माता का जो पढ़े लिखने, गंवारपन और अकुलीनता, इससे यह साबित नहीं होता है जो प्रभु श्री राम के प्रति सीता माता का क्रोध है वह तो स्वाभाविक होना ही था। पढ़ने लिखने में स्वयं कोई ऐसी बात नहीं जिससे अनर्थ हो सके। अनर्थ का बीज उसमें हरगिज नहीं। अनर्थ पुरुषों से भी होते हैं, अपढ़ो और पढ़े लिखे दोनों से हो सकते हैं। अनर्थ दुराचार और पापाचार के कारण ही होते हैं और वे व्यक्ति विशेष का चाल चलन देखकर भी जाने जा सकते हैं। अतएव स्त्रियों को अवश्य पढ़ाना चाहिए। जो लोग यह कहते हैं कि पुराने ज़माने में स्त्रियां न पढ़ती थी अथवा उन्हें पढ़ने की मुमानियत अर्थात इजाज़त नहीं थी, वे या तो इतिहास से अभियंता नहीं रखते या जानबूझकर लोगों को धोखा देते हैं। जो निबंधकार कहते हैं कि जो लोग ऐसी दलीलें देते हैं कि स्त्रियां पढ़ी लिखी नहीं थी, वे इतिहास के ज्ञाता नहीं, इतिहास को समझते नहीं या जानबूझकर लोगों को धोखा दे रहे हैं।
समाज की दृष्टि में ऐसे लोग दंडनीय। समाज की दृष्टि में कैसे लोग दंडनीय हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ऐसे लोग दंडनीय जो स्त्री शिक्षा का विरोध करते हैं, क्योंकि स्त्री शिक्षा को निरक्षर रखने का उपदेश देना समाज का अपकार और अपराध करना है। समाज का अपराध कब माना जाता है? जब स्त्री को निरक्षर कर दिया जाता है, अर्थात शिक्षा नहीं दिया जाता है। यह समाज में उन्नति का बाधक है, बाधा डालना है। शिक्षा बहुत व्यापक शब्द है। ये बहुत बार आपसे पूछा जाता है कि शिक्षा बहुत व्यापक शब्द है। इसी से आपको व्याख्या रूपी प्रश्न पूछे जाते हैं। उसमें सीखने योग्य अनेक विषयों का समावेश हो सकता है। पढ़ना लिखना भी उसी के अंतर्गत है। इस देश की वर्तमान शिक्षा प्रणाली अच्छी नहीं है। इस कारण यदि कोई स्त्रियों को पढ़ाना अनर्थकारी समझे तो उसे उस प्रणाली का संशोधन करना या कराना चाहिए। खुद पढ़ने लिखने को दोष न देना चाहिए। लड़कों की शिक्षा प्रणाली कौन सी बड़ी अच्छी है? प्रणाली बुरी होने के कारण क्या किसी ने यह राय दी है कि सारे स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए जाएं? आप खुशी से लड़कियों और स्त्रियों की शिक्षा की प्रणाली का संशोधन कीजिए। उन्हें क्या पढ़ाना चाहिए, कितना पढ़ाना चाहिए, किस तरह से शिक्षा देना चाहिए, कहाँ पर देना चाहिए, घर में, स्कूल में, इन बातों पर बहस कीजिए, विचार कीजिए। जी में आवे सो कीजिए, पर परमेश्वर के लिए यह न कहिए कि स्वयं पढ़ने लिखने में कोई दोष है, वह अनर्थकर है, वह अभिमान का उत्पादक है और वह गृह सुख का नाश करने वाला है। ऐसा कहना 16 आने मिथ्या है। तो अंत में निबंधकार यही कहते हैं, समस्त उन सभी लोगों से निवेदन करते हुए भी कहते हैं कि कृपया करके आप स्त्री शिक्षा के बारे में जो उनकी उन्नति के लिए हो सकता है वो करिए, लेकिन मिथ्या जो 16 आने मिथ्या बात है वे ना कहिए कि स्त्री जो अगर पढ़ लिख लेंगी, शिक्षित हो जाएंगी तो यह गृह सुख का सर्वनाश हो जाएगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं यह जो निबंध है उन सभी जो पढ़े लिखे सभ्य समाज के लोग हैं उन पर उनके मुख पर जोरदार एक तमाचा देती हुई यह जो निबंध है प्रस्तुत होती है। और इसमें जो निबंधकार है उनको पूर्ण सफलता मिली है। उम्मीद करता हूँ आपको यह निबंध बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। पूरी शिद्दत से अगर आपने देखा है तो मैंने अपनी पूरी शिद्दत से आपको समझाने का प्रयास किया है और आपको समझ में भी आया होगा। और इससे संबंधित जो भी प्रश्न उत्तर मैं आपको जल्दी करवा दूंगा। और भी जो क्लास के 9 के है आप सब्जेक्ट है और चाहे हिंदी का ही कहानी, कविता, निबंध है, इस चैनल पर आपको पढ़ाया जाएगा, मिल जाएगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में भी शेयर करिए ताकि उनको भी यह निबंध अच्छे से समझ में आए। चलिए अब मिलते हैं किसी अगले सेशन में, अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।